हेलो एवरीवन, मैं आपका कीमती टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, बट देयर इज़ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज़ रियली यू नीड टू नो इट। जिन बच्चों के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं उनको अब तक ये अंदाज़ा हो गया होगा कि शिक्षा विभाग को इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चों के साथ में रिलैक्सेशन का मामला किया जाए, और यही वजह है कि आपके क्वेश्चन पैटर्न इतने ईजी आ रहे हैं। और जिन बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो इसी पैटर्न पे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। और जो प्रॉब्लम अभी बच्चे फेस कर रहे हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट है, जैसे कि राइटिंग प्रॉब्लम है, आप यहाँ से सीख ले सकते हैं और राइटिंग प्रॉब्लम को और टाइम मैनेजमेंट को अभी से ही ध्यान में रखते हुए अपनी राइटिंग कोई प्रैक्टिसेस को बना के रख सकते हो, ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा लिख सको। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये देख सकते हैं आप, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसे क्या बोलते हैं, भाषा एवं शिक्षा बोलते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपको अच्छे से पता है कि इसी में से सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सभी खंडों से प्रश्न के उत्तर ना निर्देश अनुसार दीजिए। ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कह रहे हैं कि अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि इन्होंने अपने खंडों में बांट दिए हैं, जैसे कि सेक्शन ए है ना, उसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन बी है, इसी तरीके से इन्होंने अपना सेक्शन बांट करके क्वेश्चन को पूछा हुआ है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, ये कह रहे हैं कि डिफाइन लैंग्वेज। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, ये कहते हैं कि डिफाइन लैंग्वेज, यानी कि आपको लैंग्वेज को बताना है कि लैंग्वेज क्या होता है। तो मैंने आपको प्लेलिस्ट बना करके पूरी तरीके से वीडियो दे प्रोवाइड करा दिया है और बता दिया है कि लैंग्वेज क्या होता है। वैसे मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि लैंग्वेज आपको पता है अच्छे तरीके से कि लैंग्वेज वो कम्युनिकेशन का माध्यम होता है जहां पर इंसान अपनी फीलिंग को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बोर्ड पर पॉइंट के माध्यम से बता दिया है, जहां पर आप अपने आंसर को बहुत इफेक्टिवली लिख पाओगे। ठीक है ना। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा हुआ है, ये देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो इन्होंने पूछा हुआ है, ये क्या है, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज किसको कहते हैं। ठीक है ना, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज क्या होता है, इसको इन्होंने पूछा हुआ है। देखिए, पेडागोजी यानी कि भाषा को सीखने या सिखाने का जो सिद्धांत होता है ना, भाषा को सीखने और सिखाने का जो सिद्धांत के तरीके से जो हम सीखते सिखाते हैं, उसी को हम पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है ना। जिस तरीके से आप ये कह लें कि ये एक पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक ही होता है, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज जो होता है पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक होता है, जिसमें हम बात करते हैं कि हाउ टू टीच द लैंग्वेज एंड हाउ टू डिलीवर द लैंग्वेज टू द लर्नर। ठीक है ना, जहां पर हम लैंग्वेज की क्या करते हैं, मीनिंग पे बात करते हैं, लैंग्वेज के नेचर पे बात करते हैं, लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि हाउ कंटेंट इज प्रेजेंटेड या डिलीवर टू लर्नर, यानी कि हम किसी भी चीज को, किसी भी लैंग्वेज को किस तरीके से, किस विधि से, किस टेक्निक से, किस मेथड से पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं और लर्नर तक उसको डिलीवर कर रहे हैं, कंटेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं। जहां पर हम लैंग्वेज के हर फॉर्मूला को, हर चीजों को अपने तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं क्या बार बार डिस्कस करूं, आपको वहां पर मैंने बोर्ड पर डिस्कस किया हुआ है, अच्छे तरीके से बोर्ड पे मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है यहां पर इन्होंने पूछा हुआ है, ये देखिए, सी क्वेश्चन नंबर है आपका, पोएम रिसाइटेशन स्किल पूछा हुआ है इन्होंने। पोएम रिसाइटेशन स्किल क्या होती है उसको इन्होंने पूछा हुआ है। और ये भी और एक बात आपको बता देता हूं मैं यहाँ पर आपके इजी के लिए। देखिए, इस बार जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एज इट इज या तो लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर ये कह लो सिलेबस से, जिस तरीके से सिलेबस में आपका कंटेंट दिया हुआ है उसी तरीके से वो पूरा कंटेंट उठा करके क्वेश्चन बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर किसी तरह का कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, यानी कि आपको परेशान नहीं होना है। और इसी तरीके से, जिस तरीके से क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, इसी तरीके से मैंने भी सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है, उसका आंसर दिया है, बोर्ड पर जाकर के समझाया है और प्ले लिस्ट मैंने बना करके आपको प्रोवाइड करा दिया है। एक बार आप प्ले लिस्ट पे जाएं और जाकर के वहां पर जितने भी पॉइंट है, जितने भी वीडियोस हैं, उनको अगर ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो तो अपने कॉपी लें और सारा जो पॉइंट है उन सारे पॉइंट को कम से कम नोट डाउन कर लें और बहुत आपका इफेक्टिव आंसर रहेगा। पोएम रिसाइटेशन स्किल को अगर मैं ये कहूं तो पोएम रिसाइटेशन क्या होता है, पोएम रिसाइटेशन एक तरीके से देखिए, एक होता है प्रोज
है ना। एक होता है आपका प्रोज और एक होता है आपका क्या कहते हैं, क्या होता है, पोइट्री होता है, ठीक है ना। एक होता है आपका पोइट्री। तो प्रोज और पोइट्री में क्या फर्क होता है, देखिए प्रोज तो आप इस इजीली तरीके से सुना देते हो, लेकिन पोइट्री में क्या होता है या फिर पोएम में क्या होता है कि पोएम के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि ब्रीथ कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि अपने ब्रीथ को, अपने सांसों को किस तरीके से मिला करके पढ़ना है। दूसरा अगर बात करें कंट्रोल द मोमेंट होता है ना, किस तरीके से माउथ और जेस्चर को कंट्रोल करना है, इस चीज को हम क्या कहते हैं पोएम रिसाइटेशन में देखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होता है बहुत ज्यादा इसमें, फेशियल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, सीक्वेंस की बात करते हैं, आवाज को किस तरीके से अप करना है, किस तरीके से डाउन करना है, इसकी एक अपनी पिच होती है, यानी कि पोएम रिसाइटेशन की अपनी एक पिच होती है। उसके बाद इसमें हम राइम जो होता है उसको ध्यान देते हैं, इसका जो रिदम होता है उसको हम लोग ध्यान देते हैं, उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वर्ड का। तो ये सारी चीजें पोएम रिसाइटेशन के स्किल्स हैं, जिन स्किल्स को हम क्या कहते हैं डिस्कस करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो आपने सुना होगा लब पे, एक पोएम है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, है ना। तो इसका जो एक क्या कहते हैं कि स्किल है, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन है, सीक्वेंस है, अप डाउन की जो आवाज होती है ना, वो हम इसमें ध्यान देते हैं और इसी को हम स्किल बोलते हैं। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए पोएम रिसाइटेशन आपको समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे स्टोरी टेलिंग, यानी कि स्टोरी टेलिंग स्किल, यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टोरी टेलिंग स्किल इन्होंने पूछा हुआ है। और ये सारे क्वेश्चन उसी तरीके से हैं, एज इट इज आपको आपके सिलेबस में मिल जाएगा, और उसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन आंसर के साथ में मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का मैंने वहां पर बना दिया है, उसको खोलेंगे तो वो सारे वीडियोस इसी तरीके से आपको मिल जाएंगे। वहां से आपको पॉइंट उठा करके डिस्कस कर लेना है, और बोर्ड पे समझाया है तो आपको समझ में भी देर तक रहेगा और आप इजीली बहुत आंसर इफेक्टिव लिख पाएंगे। स्टोरी टेलिंग स्किल में क्या बात करते हैं, ठीक है, स्टोरी टेलिंग स्किल में हम किसी चीज को यानी कि किस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है ना। स्टोरी टेलर क्या है कि ये चीज को जानता है पूरी तरीके से कि स्टोरी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, पूरे सब्जेक्ट क्या कहते हैं स्टोरी पर उसको स्टोरी टेलर को पकड़ होती है, उस पूरी स्टोरी को क्या करता है वो ऑर्गेनाइज करता है ना। हाँ, उस पूरी स्टोरी की क्या होती है, अपनी एक थॉट्स होती है, अपनी एक फीलिंग होती है, अपना एक एक्शन होता है, उस स्टोरी में एक अपना डायलॉग होता है, उस स्टोरी में अपना एक इवेंट होता है, उस स्टोरी का अपना एक प्लॉट होता है, जिसे हम बोलते हैं ना सब्जेक्ट मैटर, प्लॉट होता है। उसी प्लॉट पर वो पूरी कहानी क्या कहते हैं कि आगे बढ़ती है, स्टोरी आगे बढ़ती है। उसमें क्या होता है, सब अपने अपने कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं रामायण की बात करूं, रामायण स्टोरी की बात करूं, तो उसमें है ना राम है, सीता है, सबके अपने अपने कैरेक्टर हैं। उसमें क्लाइमैक्स आते हैं, है ना। उसमें और क्या आता है, राइजिंग एक्शन आता है कि कोई एक्शन किस तरीके से पनप रहा है, उसके बाद क्लाइमैक्स है, उसके बाद क्या कहते हैं कॉर रिलेट टू लाइफ किस तरीके से करना है। तो ये सारी चीजों को जब हम ध्यान में रख करके डिस्कस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोरी टेलिंग स्किल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोरी टेलिंग स्किल्स बोलते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, ये क्या कह रहे हैं, राइट द नेचर ऑफ स्कूल लैंग्वेज, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं राइट द नेचर ऑफ स्कूल लैंग्वेज। देखिए फिर से मैं वही बात कहूंगा कि आपका जिस तरीके से सिलेबस में लिखा हुआ है कि स्कूल लैंग्वेज और होम लैंग्वेज आपको मिलेगा वहां पे, और इसी टॉपिक को मैंने भी वहां पर आपको डिस्कस कर दिया है। दो बात है, यहां पर आपको दो तरीके से पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज। देखिए आपको मैंने बताया है कि होम लैंग्वेज जो होता है, बच्चा अपने होम लैंग्वेज में क्या मदर टंग में डिस्कस करता है, लेकिन स्कूल लैंग्वेज स्कूल लैंग्वेज की जब बात आती है तो स्कूल में एक स्टैंडर्ड लेवल के लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, जहां पर अपने होम लैंग्वेज को अप्लाई करने की परमिशन नहीं दी जाती है। तो स्कूल लैंग्वेज में क्या होता है, स्टैंडर्ड लेवल पे बोला जाता है, ग्रामेटिकली लेवल पर बोला जाता है, लिंग्विस्टिक लेवल पर बोला जाता है। तो यही सारी चीजें आपको डिस्कस कर देना है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम जाते हैं सेक्शन बी में। देखिए सेक्शन बी में किस तरीके से कहा है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस इन्होंने कहा है, बट मैं आपको सारे ही डिस्कस करा देता हूं। देखिए दूसरा नंबर का यहां पर जो क्वेश्चन है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं डिस्कस ब्रीफली that how linguistic background of student can influence the classroom interaction। देखिए मैंने जैसे कहा ना, यहाँ से आपका सेकेंड यूनिट आपका जैसे शुरू होता है, तो इस यूनिट इसी वर्ड से आपका पूरा का पूरा यूनिट है, और इसी यूनिट में से उठा करके आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है, और यही क्वेश्चन मैंने आपको अपने प्लेलिस्ट में डिस्कस किया है। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने पूरी तरीके से डिस्कस किया है। तो अब इसका जो है रिकॉल कर देता हूँ मैं, इसमें क्या क्या बातें आपको लिखना है। देखिए ब्रीफली कहा इन्होंने
लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट, देखिए एक टीचर को लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड कहने का मतलब है कि एक शिक्षार्थी जो होता है, एक बच्चा जो होता है, यानी कि विद्यार्थी की भाषाई पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो आपके क्लास में कोई जो है अर्बन एरिया से आया हुआ है, कोई जो है रूरल एरिया से आया हुआ है, कोई बच्चा जो है पुअर फैमिली से है, कोई बच्चा जो है बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि रिच फैमिली से है ना, कोई पॉलिटिकल फैमिली से है, तो ये कोई सोशल क्या कहते हैं कि फैमिली से बहुत ज़्यादा बिलोंग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है जो बच्चा जो लेकर के आता है अपने क्लास में, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि इन्फ्लुएंस द क्लासरूम इंटरेक्शन, ऑब्वियसली आपके क्लासरूम के इंटरेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि अगर एक बच्चा सिर्फ भोजपुरी बोलना जानता है तो वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं बोल पाएगा, तो आपका क्लास तो इन्फ्लुएंस होगा। अगर एक टीचर सपोज दैट कि 4 लैंग्वेजेस 5 लैंग्वेजेस बोलना जानता है तो ऑब्वियसली वो क्लास तो इंटरेक्ट क्या कहते हैं कि इन्फ्लुएंस होगा। तो कहने का मतलब है कि हर बच्चे का अपना एक लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड होता है। एक टीचर को ये चीज समझना है कि किस तरीके से हमें सारे बच्चों को एक साथ में लेकर के डील करना है, समझाना है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है आपका यहाँ पर देख सकते हैं डिस्कस डेफिसिट थ्योरी, ठीक है ना। देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक 2 थ्योरी है, आपके सिलेबस में 2 थ्योरी है, मैंने आपको क्लास में भी लिखवाया हुआ है, ये सारी चीजें लिखवाया हुआ है। एक है आपका फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस थ्योरी, ये भी आपको देख लेना है। फ्लेंडर इंटरैक्शन थ्योरी जो है बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको वीडियो में पढ़ा दिया है, वो अगर आप देख लेंगे तो मैं आपको लिख के देता हूं कि आपको जितने नंबर का क्वेश्चन है उतना नंबर आप पा लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने वहां पर बहुत अच्छे से समझाया आपको। तो क्या क्या आपको याद रखना है, फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका क्या है, डेफिसिट थ्योरी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है आपका डिसकंटिन्यूटी थ्योरी भी देख कर जाएंगे आप लोग, ठीक है। ये तीनों है और ये तीनों आपको मेरे वीडियोस में 7 से 8 मिनट का वीडियो है, उस वीडियोस को देख करके आप आसानी से सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे और बहुत आसानी से आप अपना लिख भी लेंगे वहां जाकर के। तो डेफिसिट का क्या मतलब होता है, मैं आपको रिकॉल कर दूं। डेफिसिट का मतलब होता है कमी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाव बोलते हैं। आपको याद होगा एलर रोबिका जी जिन्होंने लिखा था, एक अपना आर्टिकल लिखा था, क्या लिखा था, किस नाम से, जॉनी कांट टॉक लिखा था। यानी कि जहां पर बच्चे को जब हम देखते हैं कि किसी क्या कहते हैं कि बहुत पुअर फैमिली से आ रहा है तो बच्चा नहीं बोल पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये अभाव लगा लेते हैं, ये डेफिसिट लगा लेते हैं कि ये बच्चा लाइफ में कुछ कर नहीं सकता है, बच्चा कुछ लाइफ में सीख नहीं सकता है। तो ये थ्योरी इसी चीज की डिस्कस करता है जो आपको बहुत आसानी से वीडियोस में मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है राइट शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अबाउट लैंग्वेज, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अबाउट लैंग्वेज आपको बहुत सारे याद होंगे, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो 347 आर्टिकल कहता है कि प्रेसिडेंट के हाथ में क्या होता है, ये पावर होता है कि किसी के सेंटर का या फिर किसी भी स्टेट का कौन सी भाषा होगा, किस तरीके से डुअल लैंग्वेज को यूज किया जाएगा, किस तरीके से त्रिभाषा को यूज किया जाएगा, मल्टी लैंग्वेजेस यूज किया जाएगा। ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज के बारे में जितनी बातें बोली जाती है वो सारी चीजें मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे और वो सारे पॉइंट उठा करके आप आसानी से अपने एग्जाम में लिख पाएंगे। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं मीनिंग ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसी सब्जेक्ट से, इसी नाम से आपका सब्जेक्ट है, तो यही चीज आपको बता देना है। पाठ्यक्रम में भाषा का अर्थ, यानी कि कोई भी पाठ्यक्रम है उसमें भाषा तो कंपलसरी है और उस भाषा को किस तरीके से पाठ्यक्रम में रखा जाएगा, किस भाषा को कितना रखा जाएगा, किस भाषा को ऑफिशियल में, किस भाषा को एकेडमिक में, किस भाषा को नॉर्मल में, ये सारी चीजें आपको वीडियोस में मिल जाएंगे और बहुत आसानी से आपको समझ में भी बोर्ड पे आ जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ में, देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है नोट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, फिर इन्होंने 2 क्वेश्चंस करने की बात की है। 10 नंबर का एक क्वेश्चन है जिस पर आप अगर 2 क्वेश्चन करते हैं तो 20 नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या कहता है ये देखते हैं हम। देखिए व्हाट इज मीन बाय ओरल लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज, ब्रीफली डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ओरल लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज इन क्लासरूम, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए पहली जो बात है वो है ओरल लैंग्वेज, दूसरी बात है रिटन लैंग्वेज, ठीक है ना। तो ओरल लैंग्वेज और मौखिक भाषा और क्या कहते हैं लिखित भाषा जो होता है, ये इसी मैंने बोला ना आपको कि इसी नाम से आपको यूनिट में ये जो टॉपिक है ना, इसी नाम से आपको यूनिट में मिल जाएगा। और यही सारी चीजें मैंने आपको बोर्ड पे भी समझाया हुआ है कि ओरल लैंग्वेज क्या होता है, जो कि मौखिक भाषा को बोलते हैं, जो मुंह के थ्रू से हम अपने माउथ के थ्रू से जितनी चीजें हम बोलते हैं उसको ओरल में बोलते हैं, रखते हैं। और रिटन में क्या होता है, जितनी चीजें हम लिख करके बताते हैं वो रिटन में होता है। अब ब्रीफली इन्होंने लिखने के लिए बोला है, तो ब्रीफली में वो सारी चीजें बता
बताना है कि ओरल लैंग्वेज जो होता है टेम्पररी होता है, उसका कोई क्या कहते हैं प्रूफ नहीं होता है, लेकिन रिटन लैंग्वेज इस तरीके से होता है कि उसका एक प्रूफ होता है, वो बाद तक जो है रहता है, और रिटन लैंग्वेज से ही हम पुरानी पीढ़ी को पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दिया है, और अब बहुत आसानी से ये सारी चीजें वो क्या कहते हैं कि वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब 7वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्या कहता है, व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म। ये क्वेश्चन सबको देख के जाना, मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, मैं आपको क्या कहते हैं कि कंपलसरी बोल रहा हूँ ये, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, यानी कि बहुभाषावाद क्या है, ठीक है ना। डिस्क्राइब मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ रिसोर्स एंड स्ट्रेटेजी, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म किस तरीके से अप्लाई होता है, उसके रिसोर्सेज क्या है और क्या क्या स्ट्रेटेजीज है उसके। इसी नाम से आपको आपके सिलेबस में क्या क्या मिल जाएगा, चैप्टर मिल जाएगा, और इसी नाम से मैंने आपको अपने वीडियोस में समझा भी दिया है। और मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप वीडियोस में जाकर के सारे पॉइंट को नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में, और वो सारे पॉइंट जब आप जाकर के लिख देंगे, अब वो अलग बात है कि आप फर्रे बना करके लिखो या फिर अपने दिमाग से लिखो, लेकिन लिखना जरूर है। देखो तो क्योंकि ये 10 नंबर का है, तो आप बहुत आसानी से बहुत बेस्ट नंबर पा लोगे। मल्टीलिंगुअलिज्म मैंने आपको बताया है किस तरीके से, डुअल लैंग्वेज, थ्री लैंग्वेज, मल्टी लैंग्वेज की किस तरीके की जरूरत पड़ी और कैसे कैसे मल्टीलिंगुअलिज्म हमारे क्लास को इफेक्टिव बनाता है। सपोज दैट जैसे मैंने बताया, एक टीचर अगर 4 लैंग्वेजेस जानता है, 5 लैंग्वेजेस जानता है, तो बच्चा भी तो वहां पर कोई इंग्लिश में सीखना चाहता है, कोई हिंदी में, कोई उर्दू में। तो ये सारी चीजें अगर मल्टीलिंगुअलिज्म बोल पाएगा तो वो क्या करेगा, अपने बच्चों को भी सेटिस्फाइड कर पाएगा, अपनी कंट्री को भी डेवलप कर पाएगा दूसरे लैंग्वेज। तो ये सारी चीजें आपको वीडियोज में मिल जाएंगे। उसके बाद आपका होता है, यहाँ पर देख सकते हैं 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं डिफाइन एजुकेशन एंड करिकुलम, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन। देखिए किसी भी एजुकेशन में लैंग्वेज का तो बहुत बड़ा रोल है, किसी भी लैंग्वेज के बगैर क्या आप कोई एजुकेशन सीख सकते हो। सपोज दैट अगर संस्कृत की एजुकेशन की बात करें तो उस लैंग्वेज को सीखे बगैर आप नहीं सीख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा हुआ है, ये कह रहा है कि एजुकेशन एंड करिकुलम, ऑब्वियसली कोई भी एजुकेशन जो होता है उसी एजुकेशन के आधार पर ही तो करिकुलम बनाया जाता है। तो ये क्या है कि एजुकेशन और करिकुलम कंपलसरी है और लैंग्वेज एजुकेशन में अप्लाई किए जाते हैं। चाहे इंग्लिश की लैंग्वेज की बात करें, अगर इंग्लिश लैंग्वेज को हमें सीखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज को जानना, इंग्लिश एजुकेशन को अगर हमें सीखना है तो इंग्लिश लैंग्वेज को जानना पड़ेगा। संस्कृत एजुकेशन को हमें सीखना है, संस्कृत लैंग्वेज जानना पड़ेगा। पर्शियन एजुकेशन को अगर सीखना है, पर्शियन लैंग्वेज जानना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन, तो ऑब्वियसली रोल लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है एजुकेशन में। ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे वहां पे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, देखिए 9वां जो क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यहां देख सकते हैं आप, क्रिटिकली एग्जामिन द बिहार स्टेट पॉलिसीज इन लैंग्वेज इन एजुकेशन। देखिए इसी नाम से आपको जो है सिलेबस में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, और इसी नाम से मैंने आपको अपने क्या कहते हैं प्लेलिस्ट यानी कि यूट्यूब के चैनल पे इसी नाम से मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि बिहार में किस तरीके से मगधी लैंग्वेज, मैथिली लैंग्वेज, भोजपुरी लैंग्वेज, ये सारे लैंग्वेज किस तरीके से डेवलप हुआ और उसको क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग किस तरीके से रखा जाता है ना, किस तरीके से पॉलिसीज इसकी बनाई गई है एजुकेशन में, वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पर मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो ये भी वीडियोज़ आपको समझ में आया होगा। देखिए किसी तरह की क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और जो है जितनी भी बातें मैंने आपको बताया है उसी तरीके से अगर आप लिखेंगे, उसी तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे तो आई होप कि आप टॉप करेंगे और आप बेस्ट से बेस्ट नंबर पाएंगे। मेरी तरफ से यही विशेष है आपको। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।